रखना अच्छे से। और इसी तरीके से यहाँ पे अपना पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है जिसमें कोई भी टाइप की एनर्जी का इस्तेमाल नहीं होता है। चलो अब हमने देखा था कि एक्टिव एब्जॉर्प्शन में दो टाइप है, कौन कौन से, ऑस्मोसिस और नॉन ऑस्मोसिस। तो दोनों के बारे में समझना, यहाँ पे ध्यान दो अच्छे से। ऑस्मोसिस एब्जॉर्प्शन क्या है ये पहले समझ लो, ठीक है। तो बहुत ही चिंदी सा है जो कि आप ऑलरेडी जानते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पे ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन में यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं ऑस्मोटिक कंडीशंस को। क्या क्रिएट करते हैं? ऑस्मोटिक कंडीशन, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल का एक जगह से दूसरी जगह में माइग्रेशन करवाते हैं और जिसमें एनर्जी की एक्सपेंडिचर होती है। यानी कि जब हम गैस खुद से हम ऑस्मोटिक कंडीशन क्रिएट करेंगे तो हमें रूट्स को मूवमेंट करवाना पड़ेगा और जब रूट्स अपने मूव करेंगे तो एनर्जी स्पेंड करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से एनर्जी का एक्सपेंडिचर होता है। कभी भी ऑस्मोटिक प्रेशर में होता क्या है कि जो भी एपिब्लेमा मींस क्या होता है, अपना एपिडर्मल जो बाहर का सेल था, मैंने बोला था ना कि स्ट्रक्चर याद कर लेना। तो जो अपना एपिब्लेमा होता है, वहां बाहर का जो सेल का स्ट्रक्चर है, वहां से वाटर, एपिब्लेमा ये जो है एपिडर्मल सेल, यहां से वाटर ट्रांसफर होके और पेरिसाइकिल तक आता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, पेरिसाइकिल तक हमारा जाता है ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ लिविंग सेल, ठीक है। जब अपना भाई यहाँ पे लिविंग सेल एक्टिविटी करेंगे तभी यहाँ पे एपिब्लेमा से पेरिसाइकिल तक जाएगा, बिकॉज ये एक्टिव एब्जॉर्प्शन की बात हम कर रहे हैं। और इसी की हेल्प से क्या होता है, हमेशा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मेंटेन होता है और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का मतलब होता है रूट प्रेशर। तो इसी रूट प्रेशर की वजह से ये डेवलप होता है रूट प्रेशर, और इसी रूट प्रेशर की वजह से पेरिसाइकिल से पानी जाइलम तक पहुंच जाता है और उसके बाद अपवर्ड टू द स्टेम, और इसकी वजह से आगे धनाधन ट्रांसफर होते रहता है विद द हेल्प ऑफ रूट प्रेशर। तो किसी ने पूछा रूट प्रेशर कैसे यहाँ पे अप्लाई हुआ इन द केस ऑफ एक्टिव एब्जॉर्प्शन, क्या बताओगे? Root pressure created in the active absorption process only due to osmotic condition। और osmotic condition को create करने के लिए, to create the osmotic conditions, हमें एनर्जी को एक्सपेंड करना पड़ता है और जब हम एनर्जी को एक्सपेंड करेंगे तो हमारी एटीपी मॉलिक्यूल खर्च होगी और इस कंडीशन को हम एक्टिव एब्जॉर्प्शन कहते हैं। और जिसमें हमने एक ऐसे टाइप का एक्टिव एब्जॉर्प्शन जिसमें हमने ऑस्मोटिक कंडीशन बनाई है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये अपना ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन हो गया। समझा अच्छे से? तो ये बात ध्यान रखना है, वो है तो वही चीज ना यार, लेके तो पेरिसाइकिल से जाइलम तक जाना है पानी, और पेरिसाइकिल तक लाने के लिए अपने को रूट प्रेशर की जरूरत पड़ेगी, चाहे पैसिव करो चाहे एक्टिव करो। अगर पैसिव भी करते तो बस इतना ही है कि उसमें एटीपी यूज नहीं होगा, वो ऑटोमेटिक कंसंट्रेशन के थ्रू हो जाएगा। अगर आप एक्टिव एब्जॉर्प्शन करते तो ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। चलो नॉन ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन एक्टिव वाले में देखते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें कभी भी हम एनर्जी जो होती है, एनर्जी हम कभी भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम करते हैं। ओके, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट हम इसमें काम करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और गाइस सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि कभी भी यहाँ पे क्या होता है कि जो ऑक्सीजन का सप्लाई होता है ना, ये बहुत पुअर रहता है। मतलब जब कभी भी आप ऑक्सीजन का सप्लाई अगर पुअर कर दोगे, क्योंकि ऑक्सीजन वाटर आपने रूट्स को भी जरूरत होती है ऑक्सीजन की, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ वो ऑक्सीजन रिलीज ही करते हैं, उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, उन्हें भी जरूरत होती है। तो भी यहाँ पे ध्यान देना क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन जो होता है यहाँ पर भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज जब ये कंसंट्रेशन को ये क्या करते हैं, अगेंस्ट काम करते हैं, और कंसंट्रेशन की हेल्प से ही जब ये वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे तो ही एटीपी इस्तेमाल नहीं होगी। और जब ये कंसंट्रेशन के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, इनका मतलब इन्हें एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, एक्सपेंड करनी पड़ेगी। और जब एनर्जी एक्सपेंड करेंगे तो इनका मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे रेस्पिरेशन का रेट डिक्रीज होगा, क्योंकि एनर्जी एक्सपेंड करेंगे तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स भी कम होगा, और ऑक्सीजन के वजह से ही रेस्पिरेशन होता है, ये तो हम जानते हैं, ठीक है। ये हमने भाई 10th में भी पढ़ा है कि ऑक्सीजन की वजह से ही अपने सेल्स ऑक्सीडाइज होकर एनर्जी बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेशन। एरोबिक एनारोबिक पढ़ा ही होगा तुम लोग ने, ठीक है। तो विदाउट ऑक्सीजन रेस्पिरेशन नहीं हो सकता। तो जब यहाँ पे रेस्पिरेशन ही कम हो जाएगा, रेस्पिरेशन रेट कम हो जाएगा, तो एनर्जी यहाँ पे कम हो जाएगी, ठीक है। और इसी वजह से कभी कभी यहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो होती है ये भी क्या होती है, रिटार्ड हो जाते हैं। रिटार्ड मींस क्या होता है, कम हो जाना, ठीक है, कम हो जाते हैं, ये बात ध्यान रखना। और इसी की वजह से रेस्पिरेशन यहाँ पे टेक होता है और पानी ऊपर की तरफ चढ़ता है, ठीक है, वाटर अपटेक्स यानी ऊपर जाता है, ठीक है। तो भाई एग्जैक्टली है क्या, नॉन ऑस्मोटिक में क्या होता है, सिंपल से याद रखना कि एटीपी मॉलिक्यूल का हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और एटीपी मॉलिक्यूल का ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से रेस्पिरेशन प्रोसेस का जो रेट है वो डिक्रीज होता है, समझ गया। और रेस्पिरेशन प्रोसेस का जब रेट डिक्रीज होगा तो हमें ऑक्सीजन की सप्लाई की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। बट प्लांट के केस में वाटर ऑक्सीजन बहुत कम अप्लाई होता है, मतलब कम मिलता है खुद प्लांट को, बिकॉज लीव्स के थ्रू ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है बाहर इन्वायरमेंट में जो हमारे लिए आता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना अच्छे से। तो इसके वजह से यहाँ पे जो बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है वो रुक जाती हैं, इनहिबिटर्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, और इसी की वजह से यहाँ पे जो पानी है, इस वजह से पूरा का पूरा जो प्रेशर बनता है यहाँ पे रूट का, और पानी नीचे से ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा आपको याद रखना है नॉन ऑस्मोटिक की कंडीशन में, ओके गाइस।
चलो अब हम लोग को यहाँ पे देखना है बहुत ही अच्छे तरीके से अपना नेक्स्ट वाला प्रोसेस। यहाँ पे देखना है आपको अभी ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर, ठीक है। ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर को आपको अच्छे से याद रखना है और ये एग्जाम में भाई पूछता भी है बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्रांसलोकेशन होता क्या है, आपने ट्रांसलोकेशन के बारे में प्रोटीन में भी पढ़ा होगा, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन और ट्रांसपिरेशन, ट्रांसक्रिप्शन ऐसा पढ़ा होगा। तो ट्रांसलोकेशन एक इंग्लिश का वर्ड है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसका मतलब होता है कि लोकेट करना, लोकेशन और ट्रांस, एक जगह से दूसरे जगह में लोकेट करना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह में जाना, यही होता है ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर। ओके, तो ये बात ध्यान रखो। तो ट्रांसलोकेशन में होता क्या है, वही चीज जो आपको पता है कि रूट से पानी को शूट सिस्टम में लेके जाना। शूट सिस्टम को हम एरियल पार्ट भी कहते हैं, एरियल पार्ट्स। एरियल मतलब होता है, एरियल मतलब एयर, ठीक है, जो पार्ट्स एयर में होते हैं, यानी कि जैसे स्टेम हो गया एयर में रहता है, फिर ऐसे लीव्स हो गए, फिर उसके ब्रांचेस हो गए, ये सब एरियल पार्ट्स हैं जिसे हम शूट सिस्टम कहते हैं। शूट मींस टॉप का सिस्टम, रूट मींस बिलो का सिस्टम। तो रूट से वाटर को एरियल पार्ट्स यानी शूट सिस्टम तक ट्रांसपोर्ट करने के प्रोसेस को हम ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर कहते हैं। और अच्छे से वर्ड में कहो तो असेंट ऑफ सैप भी कहते हैं। सैप यानी पाइप के थ्रू, ट्यूब के थ्रू, असेंट मींस ऊपर, तो असेंट ऑफ सैप यानी पाइप के थ्रू किसी भी चीज को, किसी लिक्विड मटेरियल को हम ऊपर की तरफ लेकर के जाते हैं। तो ये भी है कि यहाँ पे अच्छे तरीके को आपको याद रखना है, ठीक है। और गाइस मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अपना देखो किस तरीके से पानी ट्रांसफर होता है। तो सबसे पहले रूट हेयर, मैं पैसिव की बात कर रहा हूँ, ठीक है। रूट हेयर से कहाँ जाते हैं हम सबसे पहले कॉर्टिकल सेल क्या बनते हैं, कॉर्टिकल सेल बन जाते हैं टर्जिड बनने के बाद ये अपना जो भी पानी रहता है टर्जिडिटी की वजह से पेरिसाइकिल तक जाता है। पेरिसाइकिल तक पहुंचने के बाद यहाँ से पानी जाइलम में ट्रांसफर होता है। जाइलम कैसा होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और जाइलम में रूट प्रेशर क्रिएट होता है। और रूट प्रेशर क्रिएट होने की वजह से जो अपना वाटर मॉलिक्यूल है ये जाइलम से सीधा ऊपर की तरफ सूट की तरफ सिस्टम में ट्रांसफर होता है। बिकॉज जाइलम कहाँ प्रेजेंट होता है, स्टेम में और रूट के मेन वाले पार्ट्स में, यहाँ पे जाइलम प्रेजेंट होता है। और जाइलम ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक वेस्कुलर बंडल होता है, ठीक है। और इसी की हेल्प से अपना पानी रूट प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट करके पानी नीचे से ऊपर ग्रेविटी के अगेंस्ट ट्रांसफर करता है, समझा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इस तरीके से कुछ ट्रांसफरेशन होता है, यानी कि ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर ओनली ड्यू टू जाइलम की हेल्प से हो सकता है और नहीं हो सकता बाकी, ठीक है। तो जो पाथ ऑफ असेंट ऑफ सैप ये ओनली ड्यू टू जाइलम की वजह से ही पॉसिबल है, ठीक है। तो गाइस एक क्वेश्चन अराइज होता है कि किसे पता था, किसने बताया कि जाइलम ही पानी को ट्रांसफर करता है। इसके लिए बहुत सारी थियरीज हैं, समझा अच्छे से, मतलब किसने बताया कि जाइलम प्रॉपर तरीके से भाई जाइलम ही है जो पानी को ट्रांसफर करता है, ऐसा किसने बताया। चलो देखते हैं। और कितना रूट प्रेशर इसके अंदर इंक्रीज होता है, ठीक है। क्या ये रियल में रूट प्रेशर की वजह से ही अपने पानी को ट्रांसफर करता है, कौन कौन से फॉलो करता है जाइलम, किस चीजों को फॉलो करता है जिससे पानी नीचे से ऊपर चढ़ जाता है। ओके चलो देखते हैं। बहुत सारी थियरीज हैं। पहली थियरी है रूट प्रेशर थियरी, जिसे हम वाइटल थियरी भी कहते हैं, रूट प्रेशर थियरी। इस थियरी के अकॉर्डिंग क्या माना जाता था कि कभी भी जो पानी है वो जाइलम फाइलम से कुछ नहीं, एक्टिविटी ऑफ लिविंग सेल की वजह से, यानी कि जो अपने लिविंग सेल होते हैं, प्लांट के जो सेल्स होते हैं वो एक्टिव करते हैं, रूट के जो सेल्स होते हैं लिविंग सेल्स वो एक्टिव करते हैं, एक्टिविटी दिखाते हैं, और उसकी वजह से एनर्जी क्या होती है अपना यूज होती है, और इसी की हेल्प से पानी क्या होता है, ट्रांसफर होता है, ट्रांसलोकेट होता है वाटर, ऐसा माना जाता था। इसके लिए कुछ साइंटिस्ट है, उनके नाम अभी आप बुक में पढ़ोगे समझ जाएगा। मैं साइंटिस्ट नाम भी याद नहीं करता हूँ, ना ही मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा तुम लोग भी साइंटिस्ट के नाम याद करो। उन्होंने क्या काम किया उसे जरूर याद रखना यार, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रूट प्रेशर थियरी, ये थियरी मानी जाती है कि इस थियरी के अकॉर्डिंग जो भी रूट सेल्स होते हैं वो एक्टिविटी करते हैं, और एक्टिविटी करके वाटर को एब्जॉर्ब करके और फिर ट्रांसफर करवाते हैं, वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर के लिए। इसके लिए क्या किया गया, कुछ प्लांट्स को कट किया गया और उनके अंदर रूट्स को कट करके उसके अंदर देखा गया कि अंदर छोटे छोटे पाइप्स हैं। आप भी किसी प्लांट्स को गांव वगैरह में अगर आप कट करोगे ना तो अंदर आपको छोटे छोटे ट्यूब दिखेंगे, ट्यूब, ठीक है, छोटे छोटे व्हाइट कलर के ट्यूब्स दिखाई देते हैं, एकदम पतले पतले रेसे लाइक के। मैंने देखे, मुझे पता है। आप लिए अगर कभी प्रैक्टिकल में करवाया आपके कॉलेज स्कूल में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कराया तो यार कोई भी प्लांट को थोड़ा सा कट करके रूट को उसके उठाना और कट करके देखना अंदर से हल्का एक कैम्बियम लाइक होल रहेगा, ठीक है। तो उसी की हेल्प से यहाँ पे सर्च करते हैं और अंदर में पाइप सा कुछ मिलता है, ठीक है, और वो देखते हैं कि इसी का नाम जाइलम है, और इसी के अंदर क्या होता है, रूट प्रेशर क्रिएट होता है। रूट प्रेशर इसी के अंदर क्रिएट होता है, रूट प्रेशर, ओके, रूट प्रेशर इसी का क्रिएट होता है। तो
पूछा गया कि भाई कितना प्रेशर क्रिएट होता है। तो ये बताया गया कि ये जो प्रेशर है ये नॉर्मली 10 से 20 मतलब जो भी है मतलब +1 मतलब देखो हमने प्रेशर ना बार में मेजर करते हैं, बार, ठीक है, बार BAR ये यूनिट है। तो नॉर्मली 1 से 2 बार का प्रेशर अप्लाई होता है और 1 से 2 बार का प्रेशर ओनली 10 से 20 मीटर, 10 से 20 मीटर तक के डिस्टेंस तक की वाटर को ऊपर भगा सकता है। इतना रूट प्रेशर इंक्रीज होता है कंटिन्यूएशन ऑफ वाटर की वजह से। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का जो होता है वो 1 से 2 बार ही प्रोड्यूस होता है और इसकी हेल्प से हम 10 से 20 मीटर तक पानी ऊपर चढ़ा सकते हैं, ऐसा माना गया, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना अच्छे से, यानी कि जो रूट प्रेशर है +1 से +2 बार से इंक्रीज होता है इनफ टू पंप द वाटर टिल द 10 to 20 मीटर्स हाइट तक, ओके। और ये इसमें बहुत सारे फैक्टर्स भी हैं लाइक ऑक्सीजन, मॉइस्चर, टेम्परेचर, सॉइल कंटेंट, सॉल्ट कंटेंट, ऐसे बहुत सारे कंटेंट जो इफेक्ट भी डालते हैं, बट फिर भी ये नॉर्मली 10 से 20 मीटर तक तो ट्रांसफर कर ही देगा। इतना ही प्रेशर यहाँ पे जो अपना जाइलम है उसके अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अप्लाई होता है, इतना ही क्रिएट होता है। सो इस थियरी की लिमिटेशंस भी बहुत सारी हैं कि अगर इस थियरी के अकॉर्डिंग ओनली जाइलम 1 से 2 बार ही प्रेशर अप्लाई करते हैं, यानी कि 1 से 2 बार तो ओनली 10 से 20 मीटर वाले तक ही ट्रांसफर करवा सकता है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग ओनली वही प्लांट्स सर्वाइव करेंगे, क्योंकि भाई 20 मीटर्स के होंगे, बिकॉज इस थियरी के अकॉर्डिंग जो जाइलम है वो ओनली 20 मीटर तक ही पानी को ट्रांसफर कर सकता है। बट उनका क्या, जो भाई 200 फीट के प्लांट है उनका क्या होगा, वहां तक पानी कैसे ट्रांसफर होगा अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है। तो ये थियरी फिर यहाँ भी हल्का सा मतलब लिमिटेशन है इस थियरी की भी बहुत सारी, मैं फेल नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि इस थियरी के हिसाब से हमें पता चला कि जाइलम एक ट्यूब लाइक वेस्कुलर बंडल है और जिसमें से रूट प्रेशर इंक्रीज करके और पानी ऊपर ट्रांसफर होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना अच्छे से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इस तरीके को याद रखो, पढ़ लेना अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं, कैपिलरी थियरी, कैपिलैरिटी। तो कैपिलैरिटी भाई पढ़ने से पहले ना हमको बहुत सारी चीजों को जानना पड़ेगा, एग्जैक्टली कैपिलरी को समझ, कैपिलैरिटी थियरी को अगर तुम्हें समझना है तो व्हाई ऐसा मैं कह रहा हूं, बिकॉज कैपिलरी थियरी अगर आपको पढ़ना है कैपिलैरिटी थियरी तो सेकंड चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स आपको आना चाहिए। हमने क्या देखा था उसमें कि जो कैपिलैरिटी है, कैपिलैरिटी उसमें हमने क्या देखा कि कोई भी एक कैपिलरी है, ऊपर से भी खुली है नीचे से भी खुली होती है कैपिलरी, और अगर इसको आप किसी भी वाटर मॉलिक्यूल में डिप करोगे तो पानी ऑटोमेटिकली ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है, ऑटोमेटिकली ऊपर चढ़ता है। तो ये कैपिलरी थियरी के हिसाब से यही है कि अगर मान लो कोई भी रूट है, रूट यहाँ पे कैपिलरी का काम करते हैं, रूट हेयर्स, तो अगर मान लो पानी में ज्यादा पानी वहां पे अगर रूट हेयर्स गए तो वहां से पानी ऑटोमेटिकली ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है, और इसी की वजह से रूट प्रेशर इंक्रीज होता है और पानी ऊपर चढ़ते हैं। तो कभी भी ये पानी कैसे, हमने देखा था मैकेनिकल प्रॉपर्टी में कैसे पानी ऊपर चढ़ता है, तो ये ओनली एंड ओनली कोहेजन फोर्स और अधेशन फोर्स, जिसे अधेसिव फोर्स भी आप कह सकते हो, तो अधेसिव एंड कोहेसिव फोर्स की वजह से कैपिलैरिटी सिस्टम वर्क करती है। तो पहले हमें इसके बारे में जानना पड़ेगा, यानी कि अकॉर्डिंग टू कैपिलरी थियरी जो फिजिकल फोर्स है या डेड सेल है वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं असेंट ऑफ सैक के लिए, यानी ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर के लिए, यानी कि जो यहाँ पे रूट हेयर्स के जो भी मतलब नॉर्मल डेड सेल या फिर कोई फिजिकल सेल्स रहेंगे वही कैपिलरी का काम करेंगे और वही पानी को ट्रांसफर करने के लिए हेल्प करेंगे, वही रूट प्रेशर इंक्रीज करेंगे, क्रिएट करेंगे। तो ये ओनली किसकी वजह से हो सकता है, कोहेजन और अधेशन की वजह से। मैंने इसके पहले की वीडियो में बताया है और मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स में भी बताया है कि कोहेसिव क्या होता है, अट्रैक्टिव बिटवीन टू लाइक मॉलिक्यूल्स, और अधेशन मतलब अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक मॉलिक्यूल्स। इसी की वजह से कैपिलैरिटी सिस्टम होती है ड्यू टू विद द हेल्प ऑफ सरफेस टेंशन, और यहाँ पे कैपिलैरिटी सिस्टम होती है जिसकी वजह से यहाँ से पानी कैपिलरी में ऐसे अंदर ऊपर तक चढ़ जाता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। और नॉर्मली कहाँ पे होता है, तो कैपिलरी के फॉर्म में कौन हेल्प करता है, कौन काम करता है, तो कैपिलरी के फॉर्म में अपना रूट हेयर काम करता है, रूट हेयर, ठीक है, रूट हेयर जिसके पास जाइलम होता है, रूट हेयर जिसके पास जाइलम होता है। आप बोलोगे ट्रैकिड्स क्या है, ट्रैकिड जाइलम का एक सेल होता है जिससे जाइलम बनता है, जैसे हम लोग अपने सेल से बनते हैं वैसे जाइलम जो है ट्रैकिड नाम के सेल से बनता है, वेस्कुलर बंडल, ठीक है। और यहाँ पे कैपिलरी थ्योरी में ऐसा माना गया कि देखो जैसे कि देखो हमारे पास दिया होती है, दिया आपने देखी होगी ऐसे इस तरीके से कुछ दिया होती है ना, ऐसी कुछ दिया होती है, जो ये दिया जो जलती है ना, आपने देखा भी होगा इसे, ठीक है, ये जो जलती है तो इसमें से जो ऑयल है किस तरीके से ऊपर ट्रांसफर होता है, उसी तरीके से यहाँ भी जो अपना जाइलम है, ये इसी तरीके से जो ये स्ट्रॉ होता है, स्ट्रॉ मींस जो बाती होती है दिया की, ठीक है, स्ट्रॉ के फॉर्म में यहाँ पे कैपिलरी काम करती है और यहाँ से पानी को एब्जॉर्ब करके और स्ट्रॉ जैसा ऑयल को ऊपर तक भेजता है, वैसे ही यहाँ पे कैपिलरी भी पानी को ऊपर तक छोड़ती है विद द हेल्प ऑफ कैपिलरी सिस्टम। बट इस थियरी के अगेंस्ट बहुत सारी इसके लिमिटेशंस भी हैं। ये लिमिटेशंस है कि जो स्ट्रॉ अपना होता है, ऐसा बताया इन साइंटिस्टों ने कि जो स्ट्रॉ होता है वो तो भाई ऊपर से भी क्लोज है नीचे से भी क्लोज है,
समझा कि नहीं? बट अपना जो कैपिलरी होती है वो तो नीचे से भी ओपन रहती है, ऊपर से भी ओपन रहती है। समझ में आया कि नहीं? तो वही चीज यहाँ पे लिमिटेशन है। जो कैपिलरी ट्यूब है यानी जाइलम, इस थियरी के अकॉर्डिंग जो जाइलम है वो क्या है, जाइलम मस्ट बी कंटिन्यूअस एंड कंप्लीटली हॉलो। बट यहाँ पे स्ट्रॉ का कंपैरिजन किया गया है, बट स्ट्रॉ तो दोनों तरफ से क्लोज होता है और उसका डायमीटर भी एकदम ज्यादा रहेगा, या जो भी रहेगा इतना ज्यादा डायमीटर होता है, जबकि अपने जाइलम इतने मोटे नहीं होते। समझा अच्छे से? तो ये बात ध्यान रखना है, यानी कि यहाँ पे जो जाइलम होगा यहाँ पे दोनों तरफ से ओपन होना चाहिए, बट जो यहाँ पे स्ट्रॉ बताया गया है इस थियरी में वो क्या है, क्लोज्ड है, दोनों एंड की तरफ से, दोनों की तरफ से बंद है यहाँ पे। इस बात को आपको ध्यान देना अच्छे से, ठीक है? यही लिमिटेशन है इस थियरी की, कैपिलैरिटी थियरी की। ओके, और यहाँ पे और भी बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ जाइलम देखो, जो कैपिलरी था वो डायरेक्ट कांटेक्ट विद द वाटर था, बट यहाँ पे जाइलम डायरेक्ट कांटेक्ट विद द वाटर में कहाँ है? पहले रूट हेयर में पानी आता है, रूट हेयर से फिर पेरिसाइकिल में जाता है विद द हेल्प ऑफ कॉर्टेक्स सेल, टर्जिडिटी मेंटेन करके, उसके बाद जाइलम तक पानी पहुंचता है। बट कैपिलरी तो अपनी क्या होती है, डायरेक्टली पानी से कांटेक्ट में रखती है। तो यहाँ पे ये भी थोड़ा सा लिमिटेशन है इसकी, मतलब जाइलम डायरेक्टली कभी भी कांटेक्ट में सॉइल वाटर के पास डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता है, ठीक है? ये बात आपको ध्यान रखना अच्छे से। बट ऐसा बिल्कुल भी होता नहीं, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे बैरियर होते हैं, ठीक है? ये बात आपको समझ के रखनी है। कॉर्टेक्स सेल पहले आता है, देन जाइलम आता है, ठीक है? तो इसकी भी बहुत सारी लिमिटेशन थी। लास्ट में एक थियरी आती है जिसे हम कहते हैं कोहेजन टेंशन थियरी, और जिसे हम ट्रांसपिरेशन पुल थियरी भी कह सकते हो। कोहेजन टेंशन थियरी या ट्रांसपिरेशन पुल भी जिसे आप कह सकते हो। तो ये थियरी नॉर्मली कोहेसिव फोर्स की वजह से होती है। कोहेसिव फोर्स क्या होता है? इट इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन लाइक मॉलिक्यूल्स, लाइक जैसे कि एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन है फोर्स का, तो हम कहेंगे कि ये कोहेसिव फोर्स है, बिकॉज दोनों वाटर के ही मॉलिक्यूल है, लाइक फोर्सेस है, लाइक मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे सेम मॉलिक्यूल्स है, और इन सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में जो भी फोर्स होता है उसे हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं। देन व्हाट इज अधेसिव फोर्स? तो अधेसिव फोर्स क्या होता है, जिसमें मतलब देखो, मान लो पहली बात तो ये आपका जाइलम है, ओके, ध्यान देना अच्छे से, जाइलम है, ठीक है? जाइलम में पानी जा रहा है, ठीक है? पानी इस तरीके से कुछ जा रहा है, पानी ये पहला है, मतलब कुछ तो जाइलम की वॉल से कनेक्टेड है, ये पानी रेड वाला पानी है, ऊपर जा रहा है, ठीक है? याद रखना अच्छे से। और कुछ जो है वो इस तरीके से, कुछ इस तरीके से बीच में है, ओके? चलो, तो जब यहाँ पे पानी ऊपर जा रहा है, देखो, तो ये वाले में क्या है, इस लाइन में जो मैंने बनाई है, यहाँ पे जो भी वाटर के मॉलिक्यूल्स है इनके बीच में कोहेसिव फोर्स है। कौन सा फोर्स है? कोहेसिव फोर्स। बट ये जो मॉलिक्यूल्स है, इस मॉलिक्यूल और ये वॉल ऑफ जाइलम है, जिसे हम ट्रैकिड कहते हैं, ट्रैकिड्स, ट्रैकिड के सेल से ही जाइलम बनता है, ट्रैकिड नाम के सेल से जाइलम बनता है, जो टिश्यू होता है जाइलम का वो ट्रैकिड नाम के सेल से बनता है। तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल है कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ ट्रैकिड से भी कनेक्टेड है, यानी कि जो ये कनेक्टेड है वॉल से वो अधेसिव फोर्स करेंगे, और जो खुद ही वाटर में कनेक्टेड है वो कोहेसिव फोर्स करेंगे। तो ये जो कनेक्टिविटी से हम ल्यूमेन कहते हैं, ल्यूमेन मींस एम्प्टी स्पेस ऑफ द जाइलम, जो जाइलम का अंदर का ट्यूब वाला खाली जगह, जैसे कोई पाइप है और उसके बीच में जो खाली जगह होती है उसे हम ल्यूमेन कहते हैं, ल्यूमेन ऑफ द जाइलम वेसल्स। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो यहाँ पे जो ल्यूमेन में और वॉल में, ल्यूमेन की वॉल में जो भी यहाँ पे लिग्निफाइड एक ऐसा प्रोसेस क्रिएट होता है उसे हम अधेसिव फोर्स कहते हैं, यानी कि फोर्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ द जाइलम। समझा कि नहीं? उसके बीच में जो भी क्रिएटिविटी होती है, जो भी फोर्स होता है उसे हम अधेसिव फोर्स कहते हैं। एंड व्हाट इज कोहेसिव फोर्स? द फोर्स बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स ओनली। तो ये होता है कोहेसिव फोर्स, और इसी कॉम्बिनेशन ऑफ अधेसिव एंड कोहेसिव फोर्स की वजह से अहेजन और अधेशन एंड कोहेजन टेंशन क्रिएट होता है, और इसी की वजह से पानी अपना वाटर कॉलम जो है ये जाइलम से ऊपर ट्रांसफर होता है, ओके? कैपिलरी सिस्टम की हेल्प से टॉप मोस्ट पोजीशन लीफ तक अपना पानी पहुंच जाता है इसी की हेल्प से। तो गाइस यहाँ पे ध्यान देना, अब ऐसा कैसे, मतलब कंटिन्यूअसली 24 घंटे ऐसा कैसे चलेगा? मतलब एक बार तो मैंने मान लिया कि लीफ तक तुमने पानी पहुंचा दिया, देन वापस कैसे हम पानी पहुंचाएंगे? लीफ तक पानी पहुंचने के बाद पानी कहां जाएगा? फिर कैसे ट्रांसपिरेशन होगा, कैसे ट्रांसलोकेशन होगा पानी का? बिकॉज एक बार लीफ तक पहुंच गए, लीफ के सेल सारे टर्जिड बन गए, अब लीफ से आगे तो कुछ होता नहीं है, हवा है सीधा, तो पानी कहां जाएगा? तो अब गाइस यहाँ पे ध्यान देना, आता है ट्रांसपिरेशन पुल की कंडीशंस। समझ में आई कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ? एक बार रूट से तुमने लीफ तक पानी पहुंचा दिया, तो अभी कैसे पहुंचाते हैं हम? विद द हेल्प ऑफ कैसा, ऐसा टर्जिड बना, फिर ये पानी ट्रांसफर किया, फिर ये भी टर्जिड बना, फिर ये ट्रांसफर किया, इसने गेन किया पानी दूसरे वाले से, फिर आगे ट्रांसफर किया, ऐसा पानी हम रूट प्रेशर बना के ट्रांसफर करते हैं। बट जब लीफ तक पानी पहुंच जाएगा तब क्या होगा? तो यहाँ पे ध्यान देना, पानी, अब यहाँ पे बात आएगी आगे चल के ट्रांसपिरेशन एंड ट्रांसलोकेशन, आगे पढ़ोगे आप लोग और अच्छे से स्टोमेटा वगैरह में, ठीक है? तो क्या होता है यहाँ से, यहाँ पे होता है इवेपोरेशन, फोटोसिंथेसिस में हम धीरे धीरे अब घुस रहे हैं, ठीक है? तो बट फिर भी अभी हम फोटोसिंथेसिस नहीं पढ़ेंगे, पहले ट्रांसपिरेशन पुल जान लो, 3 मार्क्स को एग्जाम में हमेशा आता है, और मुझे याद है यार, ये तो मेरे एग्जाम में भी आया था क्वेश्चन, ठीक है? तो ट्रांसपिरेशन पुल होता क्या है, यहाँ पे सुनो,
जैसे ही लीफ है, अपनी ध्यान देना अच्छे से, ये कोई भी लीफ है और लीफ में से कोई भी, मान लो लीफ है, ठीक है, ये लीफ में से पानी अपना जो है लीफ में आया और यहाँ पे आती सनलाइट की वजह से पानी एब्जॉर्ब हो गया, मतलब पानी इवेपोरेट हो गया। तो जो सेल होते हैं यहाँ पे मीसोफिल नाम के सेल होते हैं, मीसोफिल, आप जानते रहोगे, अगर तो नहीं जानते रहोगे तो सुन लो, लीफ के पास मीसोफिल नाम के सेल होते हैं और यही सेल क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं पानी को। तो जब ये पानी इवेपोरेट हो जाएगा फ्रॉम द मीसोफिल, तो मीसोफिल बन जाएगा फ्लैक्सीड। कैसा बन जाएगा, फ्लैक्सीड, यानी कि चुसेला जैसा, समझ गया ना, मतलब समझ रहे हो ना कैसा बन जाएगा यार, मतलब रेजिन्स वर्ड ऐसा अच्छा ही वर्ड है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब हंसना मत, ठीक है। तो रेजिन्स कैसे रहते हैं, जैसे कि रेजिन एकदम चिपके हुए, क्या तो बोलो यार उसे, फ्लैक्सीड यार, समझ रहे हो ना अभी। तो जब उसके अंदर पानी भर जाएगा तो कैसा रहेगा, एकदम टर्जिड बन जाएगा। तो टर्जिड थे मीसोफिल, जब पानी एब्जॉर्ब हो गया, पानी यहाँ पे इवेपोरेट हो गया विद द सनलाइट, तो जैसे ही पानी इवेपोरेट हो तो अंदर के फ्लैक्सीड बन जाएंगे, यानी वापस से इनका डीपीडी इंक्रीज होगा। जो डीपीडी रहेगी वो इनकी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी ऑफ द मीसोफिल सेल, समझ रहे हो ना। तो जब इनकी गाइस डीपीडी इंक्रीज होगी, यानी कि ये और प्यासे बनेंगे। डीपीडी मतलब प्यास होती है, डीपीडी बढ़ी मतलब प्यास बढ़ी। जब प्यास बढ़ेगी इनकी तो ये क्या बनेंगे, फ्लैक्सीड। तो फिर दूसरे वाले सेल से पानी गेन करेंगे तो ये वाला फ्लैक्सीड बनेगा, फिर ऐसे ये दूसरे से गेन करेगा, ये वाला फ्लैक्सीड बनेगा, ऐसे नीचे करते करते ये फ्लैक्सीड बनते जाएंगे। फिर यहाँ से रूट से पानी ये वापस ट्रांसफर होगा और ऐसा करते करते फिर पानी आएगा, फिर यहाँ पानी क्या होगा, इवेपोरेट होगा, फिर वापस से पानी यहाँ से ये गेन करेंगे, फिर वापस से फ्लैक्सीड बनेगी, फिर आगे पानी ट्रांसफर होगा। इसी को हम ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं। क्या कहते हैं इसी प्रोसेस को, ट्रांसपिरेशन पुल, यानी कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रांसपिरेशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, समझा कि नहीं। और इसी की वजह से एक टेंशन क्रिएट होता है और जिस टेंशन को हम ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं। समझ में आई बात की नहीं आई। और ये सब इस तरीके से होता है, मतलब कि जो रूट से पानी ट्रांसफर हो रहा है टू द लीफ, ये होता है ट्रांसपिरेशन पुल के वजह से। ये चीज समझ रखना। और ये थियोरी सबसे ज्यादा बेस्ट और अच्छी मानी गई बिकॉज ये ज्यादा सेटिस्फाई होती है, सबसे ज्यादा सेटिस्फाई होती है कि रियल में पानी जाइलम तक तो आता है, बट जाइलम क्या कंटिन्यूअसली ट्रांसफर करते रहेगा, लीफ तक जाने के बाद क्या होगा, लीफ तक एक बार पानी पहुंच गया तो क्या होगा। तो ये थियरी ने बताया कि ट्रांसपिरेशन पुल होता है, जिसकी वजह से जब लीफ का पानी इवेपोरेट हो जाता है तो सेल वापस से फ्लैक्सीड बनते हैं और सेल वापस से फ्लैक्सीड बनने के बाद उनका डीपीडी और इंक्रीज हो जाता है, यानी उनकी प्यास बढ़ जाती है, थर्स्ट बढ़ जाती है, थर्स्ट ऑफ द सेल इंक्रीज होती है। तो वो दूसरों सेल से फिर से पानी एब्जॉर्ब करते हैं ड्यू टू टर्जिडिटी। बिकॉज अगर मान लो ये सेल फ्लैक्सीड बना तो ये सेल टर्जिड रहेगा, तो यहाँ से पानी ये गेन कर लेगा, तो ये भी थर्स्ट बन जाएगा, तो ये यहाँ से गेन करेगा, तो ये भी थर्स्ट बन जाएगा, ये यहाँ से गेन करेगा। ऐसा प्रोसेस चलते रहता है और एट द एंड जब रूट हेयर के पास का पानी भी खत्म होगा तो वो वापस से सॉइल से ले लेगा पानी, और जब गाइस सॉइल के पास पानी खत्म होगा तो प्लांट सूख जाएगा और प्लांट खत्म हो जाएगा, फिर वो प्लांट की जिंदगानी बन जाएगी। समझ गया। तो ये बात ध्यान रखना अच्छे से। तो कुछ इस तरीके से ट्रांसपिरेशन पुल होता है। इसकी भी कुछ थोड़ी बहुत लिमिटेशन है, जान लो यार, बट लिमिटेशन तो है तो बहुत बहुत कम ही है। लेकिन ट्रांसपिरेशन पुल जो होता है इसको ऑपरेट अगर आपको करना है, ठीक है, ऑपरेट करना है तो वाटर कॉलम शुड बी अनब्रोकन। सिंपल सी बात है, अगर आप ड्रम में से पानी खींच रहे हो पाइप के थ्रू और बीच में अगर थोड़ा सा भी आपने अगर पानी को जो पाइप है उसको ड्रम से, जिधर से पानी आ रहा है जिस ड्रम से, उसमें से थोड़ा सा भी अगर आपने पाइप को निकाल के फिर भी डाला ना, पानी आना बंद हो जाता है। तो यानी कि जो कंटिन्यूएशन है वो एकदम कंटिन्यूएशन ही रहनी चाहिए, अनब्रोकन मतलब होना ही नहीं चाहिए। मतलब कि पानी जो है वो कंटिन्यूअस आना ही चाहिए, तभी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर प्रॉपर मेंटेन रहेगा और तभी अपना जो वाटर है वो प्रॉपर ट्रांसफर होते रहेगा, वरना ट्रांसफर होना बंद हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और ऐसा कभी कभी होता भी है ड्यू टू मतलब फ्लक्चुएशन ऑफ टेम्परेचर की वजह से पानी सूख जाता है। नाइट में फिर थोड़ा सा अच्छा फायदा होता है, गैस की बबल वगैरह की हेल्प लेके कंटिन्यूटी होती है, बट फिर भी वो ब्रेक हो जाती है यार। अगर टेम्परेचर वगैरह कम इंक्रीज डिक्रीज करोगे तो कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है, तो इसे तुम्हें मेंटेन करना पड़ेगा। तो ट्रांसपिरेशन के लिए